आदाब, मैं हूँ ज़ीशान अख्तर कासमी और आप देख रहे हैं मकतूब हिंदी पर एक बिल्कुल नया शो थोड़ा इंटरनेशनल। आज इस शो में हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील पर। 2 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक ऐसी घोषणा की जिससे पूरी दुनिया के बाजारों और कूटनीतिज्ञों को हिलाकर रख दिया है। आप पूछ रहे होंगे कि ऐसी क्या घोषणा हो गई जिससे पूरा बाजार हिल गया है। तो वो घोषणा भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ को कम करके 18% करने की घोषणा है। फिर इसमें हंगामा क्या है? हंगामा यह है कि दोनों देशों में अब होड़ लग गई है। होड़ इस बात की कि कौन सा देश जीता, कौन हारा। क्या भारत ने अमेरिका को झुका दिया? क्या विश्व गुरु ने विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुका दिया? इस बात का अब एक ट्रेंड चल पड़ा है। सोशल मीडिया पर इस बात की बड़ी जोर शोर से चर्चा चल रही है कि भारत ने ये साबित कर दिया है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस तरह के हैशटैग भी ट्रेंड कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील जिसकी चर्चा चल रही है, उसके बारे में आपको ये समझाना जरूरी है कि ये इस पर 50% की टैरिफ ड्यूटी क्या थी और इसको घटाकर अब 18% क्यों किया गया है। इस शो में हम इस बात पर, इस खबर का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भी आसानी से सारी पेचीदगी समझ में आ जाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक ऐसी घोषणा की जिससे पूरी दुनिया के बाजारों और कूटनीतिज्ञों को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील हो गई है और अमेरिका भारत से 50% की टैरिफ को कम करके 18% करने जा रहा है। इस खबर के बाद भारतीय रुपया मजबूत हुआ और शेयर बाजार में भी कुछ उछाल देखने को मिला है। इस ट्रेड डील की घोषणा के बाद अमेरिका और भारत में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है, लेकिन भारत सरकार सिर्फ टैक्स कटौती की पुष्टि कर रही है। शुरुआती बयानों में भारत सरकार ने सधे हुए अंदाज में साफ किया कि भारत अपने संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि कृषि और डेयरी के हितों की रक्षा करेगा। लेकिन क्या ये खबर इतनी ही सरल है जितनी सोशल मीडिया पर दिखती है? आज हम इस वीडियो में इस डील की एक एक बारीकी को समझने की कोशिश करेंगे। भारत के वाणिज्य और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री पीयूष गोयल के बयानों को देखें तो उनके मुताबिक $500 बिलियन के विवादित आंकड़े जो कि ट्रंप ने अपनी ट्रुथ सोशल के पोस्ट में कहा है कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन के उत्पाद, गुड्स और सर्विस खरीदेगा, इसके बारे में उन्होंने साफ किया 5 फरवरी को जब वो जीसीसी की एक मीटिंग में थे। उन्होंने बताया कि हाँ, भारत अमेरिका से $500 बिलियन के उत्पाद खरीदने पर विचार कर रहा है और उन्होंने बताया कि कैसे संभव हो सकता है। हालांकि ये डील और इस टैरिफ की बात जो सोशल मीडिया पर चल रही है, इसकी चर्चाएं काफी दिन से हैं। अब हम आपको बताएं कि ये टैरिफ की समस्या क्या है और कब से चल रही है। इस राहत को समझने के लिए हमें पिछले 1 साल से दोनों देशों के बीच जारी दबाव को समझना होगा। अप्रैल 2025 में अमेरिका ने 10% बेसलाइन टैक्स की शुरुआत की। दुनिया के तमाम देशों पर उसने इस तरह के बेसलाइन टैरिफ लगाए हैं। अगस्त 2025 को यानी 27 अगस्त 2025 को यह तनाव उस वक्त अपने चरम पर पहुंच गया जब अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ की घोषणा कर दी। इसमें 25% टैक्स यानी टैरिफ इसलिए था कि भारत रूस से तेल आयात करता है। इसका असर सबसे बुरा सूरत के हीरा उद्योग, लेदर, टेक्सटाइल और फर्नीचर जैसे क्षेत्रों पर पड़ा। भारतीय निर्यातक एक टैरिफ की खाई में गिरते नजर आए और बाजार में बने रहना भारतीय व्यापारियों के लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। अब बात करते हैं इसके पीछे की कूटनीति पर। यह मामला अचानक नहीं हुआ या इस डील की शुरुआत सिर्फ 2 फरवरी को नहीं हुई। इसकी नींव दिसंबर 2024 में रखी गई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ की तैयारियां कर रहे थे। उस वक्त अमेरिका में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने होने वाले NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल वॉल्ट्स और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात कर नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के आगामी अमेरिकी दौरे की बातचीत शुरू कर दी थी। इसके बाद 13 फरवरी 2025 को नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई जिसमें इंडिया कॉम्पैक्ट COMPACT लॉन्च किया गया। इस पूरी कूटनीतिक सरगर्मियों के पीछे भारत की मंशा यह थी कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अच्छे रिश्ते रखे जाएं। इसीलिए अमेरिकी दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सरकार की तरफ से लगाए जा रहे अमेरिकी उत्पादों, खास करके लग्जरी कारों और मोटरसाइकिल पर कुछ टैक्स कम किए थे ताकि एक गुड जेस्चर दिखाया जाए। लेकिन ट्रंप ने उसके कुछ दिन बाद ही भारत को दुनिया का सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश कह दिया और इसके बाद कई दौर की बातचीत हुई जिसमें अमेरिका ने डेटा लोकलाइजेशन और कृषि उत्पादों को भारत में स्थान देने का दबाव डाला। इसकी वजह से ये जो डील चल रही थी, डील की बातचीत चल रही थी, वो कहीं ना कहीं अधर में लटकती हुई नजर आई। हालांकि
इस डील के बाद अब राहत आईटी सेक्टर को, सी फूड को और सूरत के हीरा उद्योग और अन्य टेक्सटाइल उद्योगों को मिली है। लेकिन अभी भी स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटोमोबाइल सेक्टर को कई तरह के टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है और बाजार में अपनी उपलब्धता और कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखने में परेशानी आ रही है। इसके अलावा ये जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात आ रही है, उसमें अमेरिका ने नॉन टैरिफ बैरियर्स पर भी अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अमेरिका चाहता है कि भारत डेटा लोकलाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल के नियमों को हटाए या कम करे। अमेरिका भारत से सिर्फ टैक्स कम करने को नहीं कह रहा, बल्कि वो भारत के नियमों को बदलना चाहता है, जैसे डेटा लोकलाइजेशन। अमेरिका चाहता है कि भारत डेटा को देश के भीतर स्टोर करने की अपनी सख्त नीति को हटाए और फ्री फ्लो ऑफ डेटा की इजाज़त दे। इसके अलावा भारत क्वालिटी कंट्रोल के नाम पर अमेरिकी सामानों को रोकता है, इस बात का भी आरोप राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप इन मानकों में ढील चाहते हैं, विशेषकर डेयरी और कृषि उत्पादों के लिए। अमेरिका चाहता है भारत उसके फीडिंग और लैब मानकों को स्वीकार करे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामलों में भी दवाओं के पेटेंट के नियमों को सख्त करने का दबाव बनाया है और चाहता है कि वो जो दवाओं का पेटेंट है इतनी आसानी से भारत की कंपनियों को न मिल सके। भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ने इस मामले में अपनी सफाई पेश की है और देश को यह बताने की कोशिश की है कि 3-4 दिनों में इसका एक ढांचा सामने आ जाएगा जिस पर दोनों पक्ष अपने हस्ताक्षर करेंगे और इसके बाद मार्च के मध्य तक ही कोई दस्तावेज सामने आ पाएगा जिस पर दोनों पक्षों की आम सहमति हो। हालांकि इस दावे में पीयूष गोयल ने राष्ट्रपति ट्रंप के कई दावों को स्वीकार किया है, जैसे कि राष्ट्रपति ट्रंप का $500 बिलियन के भारतीय निवेश का दावा भी सामने है। उन्होंने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन हो जाएगा। इसके बाद ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से टैक्स कम करेंगे। हालांकि अमेरिका के लिए यह टैक्स करना बहुत आसान है, परंतु भारत अपने टैक्स को तभी कम कर पाएगा जब मार्च के मध्य तक लीगल एग्रीमेंट साइन हो जाए। भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल, जो कि इस डील में अभी तक भारत के चीफ नेगोशिएटर थे, उन्होंने भी इस डील में भारत की तरफ से प्रमुख भूमिका निभाई थी। साफ किया है कि भारत के नियम मोस्ट फेवरेबल नेशन कानून के बिना नहीं बदले जा सकते। का मतलब यह है कि अभी तुरंत किसी तरह के टैरिफ के हटने की संभावना भारत की तरफ से तो कम नजर आती है, जैसा कि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो भारत में अमेरिकी उत्पादों पर 0 टैरिफ कर देगा। अब बात करते हैं $500 बिलियन के रहस्य। ये निवेश है या खरीद? ट्रंप का दावा है कि मोदी सरकार $500 बिलियन के अमेरिकी सामान खरीदने को तैयार है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यह भारत के पूरे सालाना बजट यानी $590 बिलियन का करीब 85% है और ये बिल्कुल नामुमकिन दिखाई पड़ता है। हालांकि पीयूष गोयल और कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल के ताज़ा बयानों को सामने रखकर ये बात समझ में आने लगी है कि भारत सरकार की नीयत भी $500 बिलियन के अमेरिकी उत्पाद खरीदने की है। हम आपको यहाँ ये बता दें कि अभी हम अमेरिका से सिर्फ $41 बिलियन का सामान मंगवाते हैं। इसे $500 बिलियन तक ले जाने का मतलब है 1150% की बढ़त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 27 जनवरी को इंडिया एनर्जी वीक में भारत में $500 बिलियन के निवेश की घोषणा की है और दुनिया भर के कारोबारियों को, देश को न्योता दिया है कि वो भारत में बड़ा निवेश कर सकते हैं और भारत का एनर्जी सेक्टर पूरी तरह से इस तरह के निवेश को संभालने और उसको आगे ले जाने, फायदा पहुंचाने के लिए तैयार है। गोयल का कहना है कि अगले 5 साल में बोइंग के विमान, $100 बिलियन और डेटा सेंटर्स और उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए भारत सरकार $500 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने की कोशिश करेगी। इस मामले में एक और एंगल ये है कि भारत अभी तक रूस से सस्ता तेल खरीदता रहा है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत ने रूसी तेल में बिल्कुल भी निवेश नहीं किया हुआ था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत सरकार ने रूस से तेल खरीदना इसलिए शुरू किया कि रूस हमें सस्ता तेल दे रहा था, $25 पर बैरल के हिसाब से। हालांकि कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि इस तरह के सस्ते कच्चे तेल का फायदा भारतीय ग्राहकों को नहीं मिल सका है। अमेरिका ने 25% जो रेसिप्रोकल प्यूनिटिव टैरिफ लगाया था वो तभी हटाएगा जब भारत रशिया से तेल आयात करना बंद कर देगा। भारत अब अमेरिका और वेनेजुएला की ओर तेल के लिए मुड़ रहा है। वह इसका नुकसान यह है कि विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के तेल आयात के लिए अभी भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है और इस पर अतिरिक्त $9 बिलियन का सालाना बोझ पड़ सकता है। आलोचक सवाल ये भी उठाते हैं कि चीन ने रूस से $230 बिलियन का तेल खरीदा है, पर उसे इस तरह की कोई सजा क्यों नहीं मिल रही? इसका सीधा जवाब यह है कि चीन ने अपने आयात और निर्यात और निवेश को बहुत डाइवर्सिफाई किया है। उसने अलग अलग देशों को अपना बाजार बनाया है
और क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में चीन की मोनोपोली है, जिसके आगे अमेरिका भी मजबूर है। भारत को भी ऐसे ही कदम और तैयारियां करने की ज़रूरत है। इन तमाम ट्रेड डील की पेचीदगियों के बीच किसानों की बात भी अहम है। किसान अभी इस संशय में है कि क्या अमेरिकी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में आने को तैयार है। क्या भारत सरकार अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में लाने जा रही है। क्या किसान, जो भारतीय किसान है, वो इसका मुकाबला कर पाएंगे। ये तमाम संवेदनशील मुद्दे हैं जिस पर अभी तक कई बातों को साफ होना ज़रूरी है। यहाँ हम आपको ये बताते चलें कि अमेरिका के पास सिर्फ 18.8 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं 2024 के एक सर्वे के मुताबिक, जिन्हें अमेरिकी सरकार सभी तरह से सहायता और भारी अनुदान देती है। जबकि भारत में करीब 14.65 करोड़ जोत यानी होल्डिंग्स है। और किसान संगठनों को पीएम मोदी का पुराना संकल्प भी याद आ रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2025 में कहा था कि वो किसानों के लिए भारी व्यक्तिगत कीमत चुकाने को तैयार है। किसान संगठन मोर्चा यानी संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप है कि सरकार ने साम्राज्यवाद के सामने सरेंडर कर दिया है। उन्हें डर है कि अमेरिकी जीएम बीज, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज जैसे मक्का, सोयाबीन और डेयरी उत्पाद, जो मांसाहारी भोजन पर पलने वाली गायों से आते हैं, भारतीय बाजारों में आ सकते हैं और भारत के बाजार को बर्बाद करने का दम रखते हैं। इस डील को लेकर किसान संगठन के बीच काफी संशय है और गुस्सा भी नजर आता है। संयुक्त किसान मोर्चा एवं अन्य संगठनों ने इसे भारत सरकार की अमेरिका के प्रति गुलामी बताया है। हालांकि भारत में अभी तक जीएम फूड पर पाबंदी है, जबकि अमेरिका में मक्का, सोयाबीन जीएम फूड ही होता है। पीयूष गोयल के अनुसार अनाज और डेयरी सुरक्षित है। हालांकि अगर कुछ विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका को सिर्फ फलों यानी बादाम और अखरोट जैसी चीजों में छूट मिल सकती है। 12 फरवरी 2026 को किसानों ने देशव्यापी हड़ताल की भी घोषणा की है। इस तरह के सामाजिक और राजनीतिक गतिरोध के बीच भारत सरकार के लिए चुनौती यह है कि कैसे वो अपने किसानों को, विपक्षी पार्टियों को साध सके और अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी सरकार के साथ अपने रिश्ते बनाए रख सके। सरकार को घेरने और प्रधानमंत्री को कमजोर दिखाने का पूरा प्रयास विपक्ष इन दिनों कर रहा है। इन दोनों संसद में जारी गतिरोध इस बात की बानगी है। इस पूरे मामले में भारत सरकार के यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे सैयद अकबरुद्दीन अपने एक लेख में लिखते हैं कि ट्रंप युग में समझौते पहले सोशल मीडिया पर आते हैं, कानून बाद में लिखे जाते हैं। जैसा कि इस मामले में भी साफ नजर आता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पूरे मामले की घोषणा अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर की और इसके बाद भारतीय सरकार ने भी अपनी घोषणा की है और अब तक इसके कोई लिखित दस्तावेज सामने नहीं आए हैं। हालांकि सैयद अकबरुद्दीन इसे ट्रंपियन पॉलिटिक्स बताते हैं और ये कहते हैं कि यह सिर्फ एक ट्रूस है, युद्ध विराम है और अस्थायी समझौता नहीं है। अगर टैक्स को राजनीति का हथियार बनाया जाएगा तो भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि 18% टैरिफ को पुराने दौर की तरह से ना देखें, जबकि कोई टैरिफ नहीं हुआ करता था, क्योंकि आज की पूरी दुनिया इस टैरिफ से जूझ रही है और यही आज की सच्चाई है। सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को टैरिफ के दबाव में आने से बचाना चाहिए। यह डील सिर्फ समय खरीदने का जरिया है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। $129.2 बिलियन 2024 के आंकड़ों के मुताबिक भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड हुआ है। 2025 में चीन भले ही इससे आगे बढ़ गया हो, मगर चीन के साथ हमारा लगभग $95 बिलियन का व्यापार घाटा हमें अमेरिका की ओर धकेलता है। यह डील भारत को एक समय और अवसर प्रदान करता है, लेकिन जैसा कि सैयद अकबरुद्दीन बताते हैं, व्यापारिक राहत कभी अस्थायी नहीं होती। अगर आज टैरिफ हटा ली गई है तो कल फिर से लगाई जा सकती है। भारत सरकार को और भारत को इस समय का इस्तेमाल करते हुए मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि हम सही मायनों में चीन का विकल्प बन सकें। आपको क्या लगता है, क्या $500 बिलियन का ये लक्ष्य भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा या हमें अमेरिका पर निर्भर बना सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।